दरोगा का बैच, बिहार दरोगा का बैच फरवरी के प्रथम सप्ताह में आएगा, फरवरी के प्रथम सप्ताह में। टारगेट 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 बैच, ठीक है। बैच रहता है टारगेट, लेकिन पढ़ाते हैं फाउंडेशन की तरह। बोलिए बाबू। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग सबको गुड इवनिंग है बाबू लोग। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, मैसेज पढ़ना भी मुश्किल है। सन्नी सिंह राजा, अरे बाप रे, बहुत लगातार मैसेज आ रहा है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। अरे टूल है जी, टूल टूल लगा दिया है। आइए यहाँ आइए, कुछ लोग यहाँ आइए, बैठिए। अब सब मत आइए, जिसको जगह मिला हुआ है वो बैठिए ना महाराज। जिसको जगह मिल रहा हुआ है वो इधर आ रहा है, बैठिए इस पे। बैठिए, कुछ लोग इधर आ जाइए। थोड़ा सा हमको जगह दे दीजिए, बाद बाकी बैठिए आराम से, कोई दिक्कत ना है। चलिए, इधर आ जाइए बाबू। हे देखिए, आराम से, हे देखिए, आराम से आराम से आराम से। अरे उन लोग को हम कहाँ बुलाए, हम तो ये सबको बुलाए हैं। बाप रे, ओ बाप। ये बिहार पुलिस वाला है, लेकिन आप लोग पहले दिन में दिखा दिए हम बिहार पुलिस वाले हैं। अरे बाप रे, आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए, सब लोग जुड़ जाइए। चलिए, इधर बैठ जाइए बाबू, उधर ऊपर चढ़ के बैठिए ना। अच्छा, एक चीज आप लोग से पूछना चाहते हैं। बस अब हो गया, अब मत क्लासरूम में एंट्री करवाइए। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए 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 बैठिए। जिनको जगह मिल गया है बाबू लोग बैठिए, जिनको जगह मिल गया है बैठिए। टूल इधर भी भेजवा दीजिए। सुनिए अब, है सुनिए ना हो, नीचे ही हम बैठ गए। टूल है जी, टूल है, दे रहा है, टूल है, दे रहा। टूल है देखिए बाबू, टूल ले लीजिए, टूल पे बैठिए ना, काहे नीचे में बैठिएगा बाबू लोग। टूल इधर दीजिए तो। आराम से रुकिए ना, हम दिलवा रहे हैं, मत घबराइए। भेजिए तो बाबू इधर। चलिए, अरे सब दीजिए ना जी। टूल दीजिए, दीजिए बाबू, लेते जाइए, आगे बढ़ा दीजिए उधर। आप पीछे दीजिए ना वो। चलिए सुनिए अब, 1 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो है किस रूप में आज आप हमसे बात करना चाहते हैं? एक टीचर, या एक बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई। चलिए ठीक है, ठीक है, उसी रूप में बात करेंगे, ठीक ना? चलिए, तो टूल और नहीं है, खत्म हो गया है। दीजिए ना, 2 को दे दीजिए, ये दोनों बैठेगा अपना। हे उधर देखिए, टूल लीजिए ना। चलिए, दीजिए तो बाबू। सुनिए अब, सुनिए, 10,000 बच्चा ऑनलाइन है, 9827 एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे रहता तो और रहता ना। 10,000 पुरने वाला है ना, 10,000 पुरने वाला है। वाह, चलिए 10,000 लगता है हो गया, 10,000 हो गया। अरे बाप रे, 10,000 लोग लाइव है एप्लीकेशन पे। यहाँ पर तो क्लासरूम में हमको लगता है 6 से 7 हजार होगा। 5,000 बच्चा बढ़िया से बैठता है, और इस स्थिति में 6 से 7 हजार बच्चा होगा। चलिए, हाँ बाहरों में है। चलिए ठीक है, तो जिम्मेवारी बहुत बड़ा दिए हैं, तो उसको निभाना भी पड़ेगा। सुनिए अब आइए बाबू लोग। अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। कितना इधर उधर की बात कीजिएगा। अब देखिए, बहुत लोग लाइव है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, पढ़ाने दीजिए अब। देखिए बाबू, आपको जो है आज से बिहार पुलिस का नया बैच प्रारंभ हो रहा है।
हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं कीजिएगा तब आवाज सुनाई देगा, हल्ला कीजिएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा। हल्ला मत कीजिए बाबू लोग, हल्ला मत कीजिए। सुनिए अब, सुनिए ना, कौन सी का तैयारी करना है? बिहार पुलिस का ना? चलिए, तो बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बिहार पुलिस के बारे में जानिए। देखिए बाबू, अब सुनिए ना, अब है, अब छोड़ दीजिए, अब जिसको जगह मिला ठीक है, नहीं तो थोड़ा मैनेज कीजिए, रुकिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब बताने दीजिए, अब पढ़ा रहे हैं, अब समझिए, सुनिए अब। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, है, अब जाइए तो सब, इधर से जाइए, अब एकदम शांत रहिए सब। देखिए आप लोग शांत नहीं होइएगा, फिर हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। शांत होइए, आराम से, आराम से। गेट खुला रहने दो, गेट काहे लगाता है? अरे गेट मत लगाओ यार, अरे गेट मत लगाओ, अरे गेट मत लगाओ, अरे गेट मत लगाओ, वहां पे स्टाफ सब रहो, गेट मत लगाओ, स्टाफ सब रहो, गेट मत लगाओ, ठीक है? सुनिए, हल्ला मत कीजिए अब, सुनिए बाबू लोग, देखिए, पहली बात, अगर आप लोगों ने बोला है एजे बड़े भाई, है जिसको जगह मिल गया है उसको नौटंकी बतियाता है जी तुम, है जो खड़ा है एक तो बेचारा अपने कष्ट में है, थोड़ा सा टीवी पे देखो ना, आज देखो, हमको टीवी पे देखो, थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना बाबू लोग, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा मैनेज कीजिए ना। और जब तक डेमो होगा थोड़ा मैनेज करना होगा, और डेमो 2 से 4 दिन ही रहेगा, 1 वीक का डेमो दिए हैं, 1 वीक यानी 5 क्लास, तो 5 क्लास हम सबसे बोल रहे हैं मैनेज कीजिए, 5 क्लास, ओनली 5 क्लास, 5 क्लास के बाद सब चीज लाइन पे आ जाएगा, 5 क्लास मैनेज कीजिए बस। देखिए, आज हम जो भी बात करेंगे एज ए टीचर नहीं, एज ए आपके बड़े भाई जैसा बात करेंगे, और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर हम आपको एज ए टीचर बात करेंगे, और आज हम आपके साथ जो है एज ए स्टूडेंट के तौर पर भी बात करेंगे, एक छात्र के तौर पर भी बात करेंगे, एक बड़े भाई और एक छात्र, दोनों रूप में हम आपके साथ आज के सेशन में बात करेंगे। देखिए बाबू, जहां तक परीक्षा निकालने का सवाल है, एक तो जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, अब देखिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब एकदम जो जहां है वहीं शांत रहिए, अब जो जहां है वहीं शांत रहिए, जिस रूप में है शांत रहिए, अब बताने दीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम के हर चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, इसमें हम लोगों को 2 चरणों से गुजरना होता है, एक रिटेन, एक रिटेन, दूसरा फिजिकल, फिजिकल, एक रिटेन और दूसरा फिजिकल, ये 2 चीजों से होकर हमें गुजरना होता है, और अगर हम दोनों चीज से गुजर गए, दोनों में सफल हो गए, तभी अंततः हमारे शरीर पर वर्दी चढ़ता है। और अभी 19,838 वालों का फिजिकल चल रहा है, इससे पहले 21,391 वालों का ट्रेनिंग चल रहा है, और अभी जिस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में कि 22,000 प्लस बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आनी है, हां या ना? यही चर्चा है, ये तो हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो चर्चा है मार्केट में, सरेआम ये चर्चा है मार्केट में, 22,000 प्लस वैकेंसी जो है आपको आना है, ये चर्चा है मार्केट में, ठीक है बाबू? तो अभी जो 22,000 प्लस बिहार पुलिस का नया नोटिफिकेशन आना है, उसकी आपको तैयारी करनी है, और हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। हम बिट्टू झा सर मिल करके जो है उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे, और साथ ही साथ जो है इसमें हमको मदद आलोक सर भी करेंगे। और एक बात बाबू आप जानिए, पहला क्लास है आज, और एज ए बड़ा भाई बात कर रहे हैं,
एकदम जो भी बात करेंगे हृदय से बात करेंगे, कोई छल कपट वाली बात नहीं। तो एक बात समझिए और इस बात को आप याद रखिएगा, और अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं कीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम जो है आपको नहीं करना है। पूरी बात आप समझिएगा मेरी। जानते हैं बाबू, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना हो ना, है क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या हुआ, ठीक है शांति। हाँ सुनिए, कोई भी एग्जाम बाबू अगर क्वालिफाई करना है तो कई पहलू पर हम बात कर रहे हैं। एक तो बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसमें दो चीजों से हमें गुजरना है, रिटेन और फिजिकल। अगर मान लिया जाए रिटेन नहीं हुआ, फिजिकल का कोई मतलब ना है। अगर रिटेन हो गया, फिजिकल नहीं हुआ, तब पर भी कोई मतलब ना है। अगर रिटेनो हो गया, फिजिकलो हो गया, मेरिट नहीं बना, तब पर भी कोई मतलब ना है। मतलब है अंतिम सफलता से। अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तैयारी का मतलब तब निकल पाता है जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं तभी तैयारी का कोई मतलब निकल पाता है, और अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। ठीक है, एग्जाम निकाल लिए, फिजिकल नहीं हुआ, क्या मतलब, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए। फिजिकलो निकाल लिए, मेरिट नहीं बना, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, हाँ या ना। तो फिर आपको अगर देखा जाए, महत्व किस बात का है बाबू जानते हैं? महत्व है अंतिम रूप से चयन का, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है। जैसे भोज खाए हैं आप लोग मिथिलांचल में, हम मिथिलांचल के हैं, मिथिलांचल में कितने लोग मिथिलांचल के हैं? बहुत सारे लोग मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल में अगर भोज में दही नहीं हुआ तो भोज संपन्न नहीं माना जाता, भोज ठीक नहीं माना जाता है हम लोग के तरफ, समझ गए ना। तो आपको जो है अंतिम रूप से सफलता का ही महत्व है। अब रिटेन कैसे निकलेगा, फिजिकल कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सलाह हम आपको यह देना चाहते हैं। देखिए बाबू, कुछ काम हम आपके लिए करेंगे। हम करेंगे मतलब जब हम शब्द का प्रयोग करें तो हम का मतलब समझना है, और जब हम ज्ञान बिंदु शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब समझना है। रोशन आनंद, बिट्टू झा सर तथा अन्य ज्ञान बिंदु के जो भी शिक्षक हैं वो, तो हम लोग आपके लिए करेंगे कुछ काम, हम लोग आपके लिए करेंगे और कुछ काम आपको स्वयं भी करना होगा। अगर आप नदी में डूबने लगते हैं, सिर्फ भगवान भगवान कहते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, नहीं बच पाइएगा। अगर आप भगवान भगवान के साथ साथ अपना हाथ पैर भी मारते हैं, आप बच जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भगवान भगवान कीजिएगा, अपना हाथ पैर नहीं मारिएगा, नहीं बच पाइएगा, एकदम डूब जाइएगा, डूब के मर जाइएगा। तो यहां से हम आपको यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये संदेश पहला क्लास में कोई मास्टर नहीं दे सकता है, हम दे रहे हैं। अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है, थोड़ा सा मेहनत हम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। कंधा से कंधा मिलाकर हम दोनों को काम करना होगा। और एक बारीकी को बाबू समझना है, एग्जाम में कौन बैठेगा? आप ना। फिजिकल कौन देगा ग्राउंड पर जाकर के? आप ना। तो एक बात आप हमको बताइए, उसके बाद किसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? आपके ना। किसका परिवार खुशहाल होगा? आपका ना। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपको। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको। और एक बात आज हम पहला क्लास में बोल दे रहे हैं, कोई इस बात को अपने दिमाग में ना रखें
हम हर बैच में इस बात की घोषणा करते हैं, कोई बच्चा अगर सफल होता है ना, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है, और कोई बच्चा अगर असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। तो अगर आप अंतिम रूप से वर्दी चाहते हैं, पुलिस वाला, लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं, अरे पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है, पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है। अगर लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं बाबू, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा। हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे ना, तो अब आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना होगा? 5 से 6 घंटा। क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो पहली बात, एज ए भाई, एज ए टीचर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एज ए टीचर बात करते ना बाबू, तो हम क्या बोलते पता है? मेरा लाइन ये होता, हम जो करवाएंगे वही आएगा, तुम कर लो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। एज ए टीचर अगर हम बात करते तो मेरा ये स्टेटमेंट होता। लेकिन एज ए बड़े भाई हम आपको आज समझा रहे हैं, अगर हम क्लास में 2 घंटा पढ़ाएंगे ना बाबू, और हम तर्क भी दिए हैं, हर चीज के पीछे हमने आपको तर्क दिया है, हां या ना? एग्जाम में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे नहीं ना। दौड़ने के लिए कौन जाएगा? हम। पैसा कौन उठाएगा? हम। कौन उठाएगा? आप ना। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको ना करना होगा, कीजिएगा ना। हाँ, तो हम वो टीचर ना है कि हम आपको कहेंगे कि ना हम जो करवाएंगे वही आएगा। हम आपको मदद कर सकते हैं, और हां, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह बात हम जरूर कह सकते हैं। तो अब, और पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। आजकल क्या होता है जानते हैं बाबू? एक बात बाबू आप जानिए, एज ए बड़े भाई होने के नाते हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पता है रोशन आनंद को रोशन आनंद बनने में 10 बरस लगा, 10 बरस लगा है। 10 बरस तक जी तोड़ मेहनत किए हैं, तब जाकर के रोशन आनंद बन पाया है, बिट्टू झा बन पाया है। आज रोशन आनंद, बिट्टू झा 48 घंटा 72 घंटा भी लगातार क्लास ले सकते हैं, समझ गए ना? तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक सलाह जो हमने आपको दिया है, एक तो कुछ चीज हम आपके लिए करेंगे, कुछ आपको स्वयं करना होगा, कुछ आपको स्वयं करना होगा। इसके अलावे कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं, कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं। पहला सलाह मेरा यह है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो जी तोड़ मेहनत आपको करना होगा। 2 घंटा अगर क्लास में आप पढ़िएगा तो कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करना होगा, कम से कम सेल्फ स्टडी 6 घंटा जरूर करना होगा। और जो नहीं करेगा, नहीं होगा, नहीं करेगा, जो 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं होगा, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, यही सत्य है। क्योंकि एज ए टीचर आज हम आपको नहीं बता रहे हैं, एज ए आपके बड़े भाई हम आपको बता रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, 6 घंटा सेल्फ स्टडी कम से कम करना होगा, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका, पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। अगर पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है, नहीं होगा रिजल्ट। और जिस रोज पूरे सिलेबस पर कमांड हो गया, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। और एक बात आप जानिए बाबू, हाल फिलहाल में एक लड़का आया था कोचिंग में, 28 पोस्ट में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हम उससे 15 से 20 मिनट टाइम दिए थे उसको। हम संभवतः सुधांशु नाम था, सुधांशु नाम था, लखीसराय का था, संभवतः लखीसराय का था। वो हमको एक बात बोला, ऐसे ही बात तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन हाल फिलहाल में उसी से 1-2 दिन पहले बात हुआ है, फेस टू फेस आया था मिलने के लिए यहां पर। वो एक लाइन बोला, वो किसी इंटरव्यू में भी ये बात बोला है संभवतः, कोई भी इमारत की नींव उसके स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। अगर ये बिल्डिंग है, इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, इस पर जितना मंजिल आप ढाल सकते हैं ढाल दीजिए।
आप जिस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में बेस है, बेस अगर स्ट्रांग है, जितना मंजिल ढालना है आप ढाल सकते हैं। अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, दुइयों मंजिल में ही ढा ढहा के गिर जाएगा। मतलब बेस को स्ट्रांग करना होगा। तो हम आपको बेस को स्ट्रांग करवाएंगे, और सिलेबस को बाबू आपको समझना होगा, सिलेबस को समझना होगा। आप इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, एक सोचने वाली बात है बाबू। अगर 3 दिन ही पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, या 48 घंटा या 72 घंटा पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, 1100 क्वेश्चन डिस्कशन से ही रिजल्ट हो जाता, 10 को सेट मार करके ही रिजल्ट हो जाता, तो पटना में विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल क्या करता? एज ए भाई होने के नाते हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगा, 3 दिन पढ़ा करके रिजल्ट दिया जा सकता, 10 को सेट बना करके रिजल्ट दिया जा सकता है, 1100 क्वेश्चन करवा करके रिजल्ट दिया जा सकता है, काहे विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल पटना में रह रहा है? ये सब शॉर्टकट है, ये सब बिजनेस करने का एक तरीका है। और हम आपको बता दे, हम भी करते हैं, हमको ये बात कहने में कोई ये नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हम भी करते हैं। लेकिन हम आपको बता दे, इससे रिजल्ट नहीं होता है, नहीं होता है रिजल्ट, मतलब नहीं होता है। मतलब इसका सार यही है, शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफलता के लिए जितोड़ मेहनत करना होगा, पूरे सिलेबस पर कमांड बनाना होगा। दूसरा सलाह, तीसरा सलाह, जानते हैं बाबू, अनुशासन। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा है। मोदी जी चाय बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने चाय बेचा है, यह सत्य है, यह सत्य है और यह परम सत्य है। एक चाय बेचने वाला का बेटा अनुशासन के बल पर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अनुशासन, उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक अनुशासन है। हमने मोदी जी में जितना अनुशासन देखा है ना, उतना अनुशासन हमने किसी भी नेता में नहीं देखा है। तो अनुशासन, अनुशासन में इतनी ताकत है बाबू, अनुशासन के बल पर आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। ये सिपाही क्या चीज है? तो ताली नहीं बजाना है, आप सुनिए। अनुशासन, अनुशासन। तो तीसरा हम आपको सलाह देना चाहेंगे, अनुशासन। अब कहिएगा मास्टर डिसिप्लिन सिखा रहा है ना? मास्टर डिसिप्लिन नहीं सिखा रहा है। अगर मास्टर आपको डिसिप्लिन सिखाता तो मास्टर बोलता, मेरे आने पर खड़ा हो जाओ, हमको गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो, मेरा पैर छू करके प्रणाम करो। नहीं, एज ए बड़ा भाई होने के नाते हम आपको अनुशासन के बारे में समझा रहे हैं। जब हम अनुशासन शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं, यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही क्लास को छोड़ना, जो कि आप नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है हमको। हम भी 10 साल से घास नहीं छीले हैं, आप ही लोग को चराए हैं, पिछले 10 बरस में आप ही लोग को चराए हैं। अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। हम जब अनुशासन शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब है डेली क्लास आना। जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना, जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना। तीसरा, जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। मेरे अनुशासन का मतलब यह है। हम अनुशासन में कभी नहीं कहेंगे आप हमको पैर छू के प्रणाम कीजिए, आप हमको गुड मॉर्निंग बोलिए, आप हमको गुड नाइट बोलिए, ना, एकदम नहीं। मेरे अनुशासन का मतलब कदापि ये होता ही नहीं है पटनरवा का चुरा करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मतलब खाना पीना में इधर उधर चोरी फोड़ी करके कुछ करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। और जानते हैं बाबू, आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन कब आएगा पता है? आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन तब आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, हमें करना ही है। अगर यह भाव आपके भीतर आ जाता है कि नहीं, हमको इस बार वर्दी लेना ही है,
ये भाव अपने अंदर आना चाहिए कि नहीं, हमें इस बार वर्दी लेना है, हम वर्दी लेकर के रहेंगे। अगर ये भाव आप में आ गया तो आप विश्वास मानिए, आप में अनुशासन आ जाएगा, आप में अनुशासन आ जाएगा। तो मेरे अनुशासन का मतलब आप क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? और फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक करना है। और एक बात जानिए बाबू, प्लेट में खाना लगा हुआ है, 2-4 कोर खा करके आप पूरा टेस्ट नहीं बता सकते हैं। पूरा थाली के खाना को खाइए, उसके बाद रिव्यू दीजिए, तब कहिए खाना कैसन है। वो रिव्यू ओरिजिनल रिव्यू होता है। आज के डेट में हो क्या गया है, अधजल गगरी छलकत जय वाला बात है, भटकाव है, बच्चों में बहुत भटकाव है। कोई कह दिया ये कर लो, उसी में लग जाएगा, कोई कहेगा वो कर लो, उसी में लग जाएगा, हम कहेंगे ये कर लो, उसी में लग जाएगा। भटकाव नहीं, विश्वास करना होगा। और एक बात हम आपको बाबू और बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहली नहीं चौथी बात, चौथी बात, विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा, विश्वास। जैसे एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, आप लोग मानव हैं और दार्शनिक अरस्तु कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक समाज में रहता है, मानव को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास में बहुत परिवार है, आपके आसपास में बहुत परिवार के लोग हैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है। और ये नया जो जनरेशन है, जीएफ बीएफ वाला जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, और आज के डेट में जो है सब लव मैरिज सब करता है। वो लव मैरिज में देखिएगा बड़ी झगड़ा उगड़ा होते रहता है। पता है आपको? पता है आपको क्यों होता है? पता है? विश्वास की कमी के वजह से। कौन चीज की कमी के वजह से? विश्वास की कमी के वजह से। एक बात हम समझा रहे हैं, अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश का पुणे, वो जो आलोक आर्या वाला केस नहीं था, कौन था जो आलोक मौर्य वाला केस, याद है? उसी टाइप का एक मामला यूपी में और आया है। एगो लड़का है, एगो लड़की है। हाँ, ज्योति मौर्य, सॉरी ज्योति मौर्य, हाँ ज्योति मौर्य वाला केस, ज्योति मौर्य वाला केस मालूम है? एगो अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश में, क्या आया है पता है? एक लड़का था, उसका शादी एक लड़की से हुआ। वो लड़की यूपी पुलिस में दरोगा बन गई, और अब वो लड़की चाहती है कि हम इसको छोड़ दें, वो लड़का को छोड़ दें। तो ये नौबत क्यों आया? और अभी लड़का कह रहा है कि हम अपना पेट काट करके इसको पढ़ाई लिखाई दरोगा बनाए, और लड़की कह रही है, वो लड़की जो है अपने हस्बैंड पर दहेज का आरोप लगा रही है, 10 लाख रुपया, एगो 4 व्हीलर। तो आखिरकार ये सब क्यों हुआ? विश्वास की कमी। वो लड़का लड़की में विश्वास का कमी हो गया होगा, विश्वास का कमी। ये जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तलाक होता है, ये सब क्यों होता है? विश्वास के कमी के वजह से होता है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उस वजह से होता है। एक बात आप समझिए, पहली बात विश्वास। यहां पर कई चीजों पर आपको विश्वास करना होगा। पहला विश्वास अपने आप पर, अपने आप पर, अपने आप पर। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। आई कैन डू, आई कैन डू। सबसे पहला विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए। और एक बात जानिए बाबू, आप कितनों तेज हैं, कितनों हमसे पढ़ लीजिए, अगर अपने आप में आपको विश्वास न है कि, अगर आपको अपने आप में विश्वास न है, नहीं होगा आपसे, आप लिख करके ले लीजिए। आप थोड़ा कमो पढ़िए, लेकिन विश्वास है कि हम कर सकते हैं, आप कर जाइएगा, एकदम कर जाइएगा, 100% कर जाइएगा, 100%, 110% आप कर जाइएगा। आप विश्वास मानिए। तो पहला बाबू, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? हैं? जानते हैं बाबू, एक बात समझिए,
अपने आप पे विश्वास ऐसे नहीं होता है। हम बोल दिए हाँ है हमको अपने आप पे विश्वास, हो गया, दाल भात चोखा है नहीं, वर्दी 56 भोग है, 56 भोग नहीं कोई बना सकता है, जल्दी नहीं कोई खा सकता है, इसी वजह से 56 भोग है। दाल भात चोखा सब बना लेता, सब खा लेता है, समझे? तो वर्दी 56 भोग है, वर्दी सबको नहीं मिल सकता है। तो अब अपने आप में विश्वास कैसे होगा? पता है कैसे होगा अपने आप में विश्वास? जब आप पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा, जब आप बाबू पढ़िएगा ना, तब आपको अपने आप में विश्वास होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हमसे हो सकता है। जब आप पढ़िएगा तब, जब आप पढ़िएगा तब। तो अपने आप में विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? तो अपने आप में विश्वास तब उत्पन्न होगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आप पढ़ाई कीजिएगा। तो अपने आप में विश्वास लाने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और जानते हैं बाबू, अगर आप पढ़ाई करने लगे, ऑटोमेटिक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप विश्वास मानिए, आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ अपने आप में विश्वास करने से नहीं होगा, थोड़ा विश्वास आपको हम पे भी करना होगा। थोड़ा विश्वास आपको अपने मार्गदर्शक, अपने शिक्षक पर भी करना होगा। और जब तक आपको अपने मार्गदर्शक पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। और अगर आप अपने मार्गदर्शक की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आप विश्वास मानिए आपकी हार होगी, आपकी हार होगी। महाभारत के युद्ध में पांडव के मार्गदर्शक थे कृष्ण, दुर्योधन के मार्गदर्शक थे गुरु द्रोण, भीष्म पितामह। मार्गदर्शक बहुत बड़े बड़े थे दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सलाह पर काम नहीं करता था। जबकि दुर्योधन के गुरु थे गुरु द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। लेकिन फिर भी दुर्योधन किसके कहने पर चलता था? मामा शकुनी, मामा। और क्या हुआ? दुर्योधन हार गया। अगर दुर्योधन अपने भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता, तो महाभारत के युद्ध में उसकी जीत होती। लेकिन हार हुई, क्योंकि अपने गुरु के बात को नहीं माना। तो उसी प्रकार बाबू आप इस बात को समझिए। और पांडवों ने भगवान कृष्ण के हर बात को माना और जीत पांडवों की हुई, जीत पांडवों की हुई बाबू। तो इसलिए आपका जो भी मार्गदर्शक हो, उसकी बातों को मानना होगा। अर्जुन जब युद्ध भूमि में गए, तो अर्जुन ने अपना हथियार डाल दिया। अर्जुन ने कहा ना, हमसे तो युद्ध हो भी नहीं करेगा, हम किसको मारेंगे? हम अपने पितामह को मारेंगे, हम अपने भाई को मारेंगे, हम अपने गुरु को मारेंगे। तो भगवान कृष्ण ने समझाया, बस यहां पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है। तुम युद्ध भूमि में हो, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, और तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी, और इसलिए तुमको युद्ध लड़ना होगा। शुरू में नहीं माना, अर्जुन टाल दिया, लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपना विकराल रूप दिखाए। तब अर्जुन तैयार हुआ और युद्ध लड़ा। और अर्जुन की जीत इसलिए भी हुई, या पांडवों की जीत इसलिए भी हुई, क्योंकि वो धर्म के साथ था, क्योंकि वो धर्म के साथ था। और हम आपको बता दे बाबू, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, जिस भी जाति के हो, यहां पर आपका कोई ये सब धर्म नहीं है। आप हिंदू है, मुसलमान है, आप ब्राह्मण है, राजपूत, आप कुछ भी हैं, आपका यहां पर सिर्फ धर्म है पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना आपका धर्म है। तो आपका धर्म, आपका कर्म सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए। और आप विश्वास मानिए, थोड़ा सा विश्वास तो करना होगा, थोड़ा कि पूरा विश्वास करना होगा। नहीं कीजिएगा नहीं होगा, और कीजिएगा जीतिएगा। तो एक मार्गदर्शक पे विश्वास करना होगा। तीसरा
जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसको विश्वास करके जो है उसको कंठस्थ करना होगा, विश्वास करके कंठस्थ करना होगा, उस पर पूरी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, भटकाव से बचना होगा। मार्केट में स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, अनेकों प्रकाशन के बुक है, अनेकों प्रैक्टिस सेट है, बहुत कुछ है मार्केट में। तो आपको विश्वास करके जो मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और ये टारगेट बैच है, बिहार पुलिस का फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेट बैच है। लेकिन हां, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम सिलेबस को उड़ाएंगे, आज तक ना कभी उड़ाए हैं ना कभी उड़ाएंगे, पूरी तरीका से फाउंडेशन के तरह सिलेबस कवर होगा। सिर्फ अंतर यह होगा कि फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं और टारगेट बैच में लिखाएंगे नहीं। सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के जो है हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टडी मटेरियल में विश्वास करना होगा। आप में भटकाव आ जाता है और स्टडी मटेरियल को सीमित करना होगा, एकदम सीमित करना होगा। एक बात बताइए, एक एग्जांपल हम दे रहे, तार्किक बात, आप मानव हैं, आप तार्किक बनिए। देखिए, अगर हम चाहेंगे, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, कैटरीना, आलिया, दीपिका, एक बात बताइए, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, एको को नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी को सही से समय ही नहीं दे पाएंगे। एगो से बतियाएंगे, दूसरा वेटिंग आएगा, दूसरा का रिसीव करेंगे, वो टेंशन देगी, किससे बात कर रहे थे, दूसरे से बात करेंगे, तीसरा का वेटिंग आएगा, तीसरे से बात करेंगे, चौथा का वेटिंग आएगा, चौथे से बात करेंगे, पांचवा का वेटिंग आएगा। हाँ या ना? ठीक है, अगर मान लिया जाए 4-5 को फोन रखते हैं, बतिया तो सकते हैं एक गो से, दूसरा फोन रहेगा, फोन नहीं रिसीव करेंगे, कहेगी ना काहे नहीं फोन रिसीव किए, कहेगी या नहीं कहेगी? तो सुनिए, सबको शक होगा कि नहीं ये गलत लग रहा है, ये भर दिन वेटिंग में रहता है, ये हमेशा मेरा फोन नहीं रिसीव करता है, क्या बात है फोन नहीं रिसीव करता है, भर दिन वेटिंग में रहता है, क्या कोई कैटरीना, आलिया कोई भी मेरी हो पाएगी? नहीं। लेकिन अगर एक को गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे, पूरा समय उसी पर देंगे, ईमानदारी के साथ उसके साथ रहेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ उसके साथ रहेंगे, तो वो हमारी पूरी की पूरी होगी। हां या ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ। स्टडी मटेरियल में छात्रों के बीच बहुत भटकाव है, वो चाहेगा हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले, वो चाहेगा हम लुसेंटो पढ़ ले, हम क्राउनो पढ़ ले, हम घटनो चक्र पढ़ ले, वो चाहेगा हम रोशनो आनंद का पढ़ ले स्टडी मटेरियल, दूसरा भी पढ़ ले। उस कंडीशन में होता क्या है बाबू जानते हैं? कोई भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, और कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अगर आपका पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है और कंप्लीट नहीं है, तो आप विश्वास मानिए आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब कैटरीना का ही होकर रहना है तो उसी का होकर रहना है, आलिया की तरफ आंखों ने उठाना है, नहीं तो कैटरीना से भी संबंध खराब हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो स्टडी मटेरियल में एक बार टारगेट ले लेना है और उतना ही करना है, उसी को बार बार करना है। और हम आपको बता दें, ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल इतना शानदार है कि 71वीं बीपीएससी में कटअप 87-88 गया है, और यहां का बच्चा 113 और 117 मार्क लाया है प्रीलिम्स में, 113 और 117 मार्क लाया है यहां के स्टडी मटेरियल को पढ़ करके। तो अब स्टडी मटेरियल में जो है कुछ भटकाव होता है बच्चों में, और बहुत बड़ा भटकाव है ये। तो स्टडी मटेरियल में बाबू लोग सुनिए, आपको एक तो 3 प्रोसेस से गुजरना है, और अधजल गगरी छलकत जय वाला बात नहीं करना है। सुनना है तो पूरा सुनना है, करना है तो पूरा करना है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। बात सीधा, जो भी करना है पूरा करना है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है।
तो एक तो पहली बात, स्टडी मटेरियल पर हम आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक बात बाबू हम आपको बताना चाहते हैं। सफलता के लिए जानते हैं बाबू, रिटेन के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कितना प्रोसेस? 3। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कौन से 3 प्रोसेस से गुजरना है? तो बाबू लोग सुनिए। पहला, 3 कट ठीक नहीं होता है, 4 आज तक 3 बताए हैं, अब आपके बैच से 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। 4। पहला, सिलेबस की पूरी समझ, सिलेबस की पूरी समझ, पाठ्यक्रम। नदी में तैरना है, नदी का अगर गहराई मालूम होगा, यहां पर ज्यादा गहरा है, यहां पर कम गहरा है, आराम से मजे में तैरेंगे। लेकिन अगर नदी का गहराई मालूम नहीं होगा, डूबने का भी चांस है। हाँ या ना, चाहे आप तैराक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो मतलब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बाबू हम आपको, सिलेबस की समझ, सिलेबस की समझ। पटना के शैक्षणिक संस्थानों में सबसे बड़ा कमी यही है कि सिलेबस भी बच्चों को सही से नहीं बताया जाता है संस्थानों के द्वारा। और बार बार हम बोल रहे हैं, हम अभी एज आपके भाई के जैसा बात कर रहे हैं, टीचर जैसा नहीं। टीचर जैसा बात करते तो हम ये सब बात नहीं बोलते, ठीक है ना? ये बात भूले ना है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। पहला, सिलेबस की समझ। एक बात बताइए कि हमको पता नहीं है हमको कहां जाना है, घर से निकल गए तो पागल आवारा की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अगर हम में सिलेबस की समझ नहीं होगी, हमको पता नहीं कि हमको गांधी मैदान जाना है कि स्टेशन जाना है, कैसे होगा बताइए? कभी इधर जाएंगे, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं, हमको गांधी मैदान में मोना सिनेमा के सामने जाना है किसी से मिलने, आराम से हम ऑटो पकड़ेंगे, गांधी मैदान उतरेंगे, मोना सिनेमा जाएंगे, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो पहला, सिलेबस का समझ। सिलेबस का समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआती 2-3 क्लास में, शुरुआती 2-3 क्लास में सिलेबस हम आपको समझाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बाबू यही है। शुरुआती 2-3 ने एक क्लास में, शुरुआती 2-3 ज्यादा नहीं ले जाना है, एक क्लास में। शुरुआती 1 से 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास प्रयास करेंगे एक दिन में पूरा सिलेबस हम आपके सामने खोल करके रख दे। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम सिलेबस पर ही बात करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। तो पहला, सिलेबस की समझ। दूसरा, जब सिलेबस की समझ विकसित हो गई तो दूसरा, अब हमको पता चल गया है हमको गांधी मैदान जाना है, तो फिर गांधी मैदान जाने के लिए ऑटो खोजेंगे, ऑटो पे चढ़ेंगे, चल जाएंगे। तो इसके बाद पूरे सिलेबस को पढ़ना है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है। और पूरे सिलेबस को पढ़ने के क्रम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना है। पूरे सिलेबस को पढ़ने के क्रम में पीवाईक्यू को भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए बाबू पढ़ना है, सिलेबस पढ़ने के क्रम में ही। अब कहिएगा क्वेश्चन बैंक अलग पढ़ेंगे और सिलेबस अलग पढ़ेंगे, ना, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अब कहिएगा दोनों को एक साथ क्यों लेकर के चलेंगे? दोनों को एक साथ इसलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक भी करते हुए जाते हैं तो पढ़ने के क्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब आइडिया आते जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक सिलेबस पढ़ने के क्रम में ही करते जाइएगा तो इस सब बात समझ में आ जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या और कर लेना चाहिए, ये सब हो जाएगा। तो सिलेबस, पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। पूरा सिलेबस
और PYQ दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे। इसके पीछे हमने तर्क भी दिया है। और हम देखिए महात्मा गांधी जैसे एक लाठी पर अंग्रेज को नचा दिए, कौन चीज से, तार्किक बात से। उसी प्रकार हम हर जो भी बात बोल रहे हैं उसके पीछे हम तर्क दे रहे हैं, और आप मेरे तर्क से सहमत हैं, हां या ना, बोलिए। अगर हम सिलेबस को पढ़ते हुए क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे मास्टरवा जो पढ़ा रहा है वो है कि ना है, ओ हाँ बन रहा है, नहीं तब ठीक है मास्टरवा, अगर नहीं बन रहा तो मास्टरवा ठीक ना है। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक देखते जाइएगा तो आपको लगेगा ओ ई पूछा है, ई टॉपिक में इससे पूछा जाता है ना, ई टॉपिक में ई पूछा है, इससे पूछा जाता है तो आगे ऐसे पूछा जा सकता है, हाँ ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो आप हमको बताइए अब कि क्वेश्चन बैंक अलग करे, सिलेबस अलग करे, या दोनों एक साथ होना चाहिए? आपका क्या विचार है बाबू सोना, बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तार्किक बात है या नहीं है? तार्किक बात है ना जी। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है बाबू जानते हैं, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, ऐसे हम और बिट्टू झा सर की अगर हम बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव, उनको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बड़ी मजा आता था, वो ऑब्जेक्टिव करते थे। हमको सब्जेक्टिव पढ़ने में बड़ी मजा आता है। आप देखिएगा कभी भी हम ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बचते हैं, सब्जेक्टिव करते हैं, और सब्जेक्टिव करवाने में हम ज्यादा बिलीव रखते हैं। थोड़ा सा है क्या कि हम यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी किए हुए हैं, तो हम लोगों को थ्योरी पर ज्यादा, कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करवाया जाता था। एनसीईआरटी सब पढ़िएगा तो जो है आपको कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करवाया जाता है। लेकिन बिट्टू झा सर जो है वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे तो वो एमसीक्यू पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन एक बात, अब हम भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, नहीं भाग सकते हैं। क्यों नहीं भाग सकते हैं समझिए। आपके एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं समझते हैं बाबू सोना तो समझिए। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, किस महादेश से होकर, किस महादेश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका यूरोप। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी। आप जो सोचे, आपके दिमाग में जो आया था हम सीधा अफ्रीका मार देंगे, कुछ आवाजो निकला। अरे हम मास्टर हैं महाराज, पढ़े लिखे मास्टर हैं। आपको क्या लगता है हम लुसेंट एसपीडी वाला है? कि रटल रटायल बात बोल देंगे? किस महादेश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका मार दिए, समझे? नए हुआ नौकरी वो अलग बात है, पढ़े बहुत है, एग्जाम बहुत निकाले हैं। बिहार पुलिस 2 बार, बिहार दरोगा 4 बार, बीपीएससी 1 बार, समझ गए? तो इसके बाद ये सब एग्जाम निकाले हैं हम। आप जब कहिएगा तब हम एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं सबका। इसके बाद शांत रहिए ना, 1 मिनट 1 मिनट। अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। आजकल आप लोग जो है ना सबको एक एक तराजू में तौल देते हैं, सबको एक तराजू में मत तोलिए, समझे? और हम यही कहेंगे, आपको लगता है सब एक के जैसा है ना, रोशन आनंद सबसे अलग है, समझ गए? रोशन आनंद, बिट्टू झा सबसे अलग है, बहुत अलग है। हम तो विद्यार्थी को विद्रोही बनाए, हम और बिट्टू झा सर दोनों विद्यार्थी को विद्रोही बनाए हैं, समझे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए सुनिए ना, अरे जो समझाने का प्रयास, आंसर छोड़िए ना महाराज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एगो क्वेश्चन है कई ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस इसी को कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी को कहा जाता है, एमसीक्यू इसी को कहा जाता है। एगो क्वेश्चन होता है, 4 गो ऑप्शन होता है, सब चीज परोसल है, सब चीज परोसल है, अब इसी में चुनना है कि कौन सही है। क्वेश्चनों है, आंसर ही तो बहुत आसान चीज है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो ये बहुत आसान चीज है। इसी को एमसीक्यू कहा जाता है, क्वेश्चन रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, अब सही आंसर टिक करना है। तो अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर भी बाबू सोना बता देते हैं। देखिए बाबू सोना, आपको जो है विश्व का मानचित्र है, पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो इसे 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में इसे बांटा गया है। और समझने के लिए हम बोलते हैं कि जो मानचित्र देख रहे हैं, ये जो खड़ा खड़ी लाइन है, ये जो खड़ा खड़ी खींचल है, ये जो खड़ा खड़ी लाइन खींचल है, ये देशांतर है। क्या है? देशांतर। और ये जो पड़ी लाइन खींची हुई है, पड़ी लाइन, ये जो पड़ी लाइन खींची हुई है, ये अक्षांश। कौन देखा? अक्षांश। ये समझाने के लिए हम बोले हैं, ये परिभाषा न है इसका, ये अक्षांश का परिभाषा देशांतर का परिभाषा ही ना है। आप समझ जाए मानचित्र को देख करके, हाँ ये अक्षांश रेखा है, हाँ ये देशांतर रेखा है, उसी के लिए हम ये बात बोले हैं। खड़ी लाइन देशांतर, पड़ी लाइन अक्षांश, खड़ी लाइन देशांतर, पड़ी लाइन अक्षांश। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? समझ गए ना? अब देखिए बाबू लोग, अब जानते हैं बाबू सोना, आपको जो है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, और जानते हैं 179 अक्षांश रेखा में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये सब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, ये सब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो हम खींच रहे हैं बाबू ब्लैक कलर में, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि संसार है, नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट एशिया है, सॉरी ये एशिया है, ये यूरोप है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कोई भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं हम लोग, या अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर। तो अब विषुवत रेखा साउथ अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, और इधर एशिया से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एशिया। तो विषुवत रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महादेश से होकर गुजर रही है। तो जो विषुवत रेखा है कितने महादेश से होकर गुजर रही है? आए कितना? पहला साउथ अमेरिका, पहला, दूसरा अफ्रीका, दूसरा, तीसरा एशिया, तीसरा, तीसरा, तीसरा। बात समझ में आया? तो विषुवत रेखा कितने महादेश से होकर गुजरी? कितना? कौन कौन है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और, बात क्लियर है? अब इसके बाद आगे देखिएगा बाबू, जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, एशिया से होकर गुजर रही है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका से होकर गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका के बाद अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका के बाद जो है आपको एशिया से होकर गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? एशिया। कहां से गुजर रही है? एशिया। अब आगे देखिएगा बाबू, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, उसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और मकर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश से होकर गुजर रही है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अफ्रीका महादेश से होकर गुजर रही है, और अफ्रीका के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजर रही है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। कहां से? तो मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजर रही है। फिर इसके बाद विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजर रही है। हां या ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? बोलिए। है इसमें है क्या? बताइए क्या है इसमें? कुछ है? कुछ तो ना है, वैसा तो कुछ नहीं है इसमें जो कि आपको समझने में दिक्कत हो, वैसा तो कुछ भी नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिए बाबू लोग, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो खड़ी लाइन है ये देशांतर है, और जो पड़ी लाइन है अक्षांश। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। उसी प्रकार नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ये आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ भी है। आपके बिहार पुलिस में ये पूछा है, कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों गुजरती है? बोर्ड पे देख के आंसर दीजिए। है ये आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती। समझ में आया? ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ, सॉरी बिहार पुलिस का पूछा हुआ भी है। अब हम क्वेश्चन क्या दिए थे? हम क्वेश्चन ये दिए थे, कर्क रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है? यही ना क्वेश्चन दिए थे। बोलिए। तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और यही ना क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए? क्या दिए क्वेश्चन? कर्क, विषुवत दोनों गुजरती है। किस महादेश से होकर कर्क भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है। कर्क और विषुवत दोनों गुजरती है। तो देखिए बाबू, कर्क रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और एशिया। तो आप हमको बताइए बाबू लोग, कर्क रेखा अफ्रीका से गुजर रही है, विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजर रही है। बोलिए। तो अफ्रीका एगो कॉमन हुआ, अफ्रीका कॉमन हुआ, अफ्रीका कॉमन हुआ ना जी। इसके बाद एशिया से होकर कर्क गुजर रही है, एशिया से कर्क गुजर रही है और विषुवत गुजर रही है। हां गुजर रही है। तो ये दोनों महादेश यानी
अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका महादेश से कर्क और विषुवत दोनों गुजर रही है, एशिया महादेश से भी कर्क और विषुवत। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू होगा क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको अफ्रीका और अफ्रीका और अफ्रीका और क्या सिर्फ अफ्रीका और एशिया किसी ऑप्शन में है? नहीं ना। तो इसमें एगो और ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इनमें से। तो इस प्रश्न का उत्तर बाबू सोना क्या होगा? क्या होगा? नन ऑफ। समझे? इसी को कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, सीधे रट लिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, सीधे रट लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप बना लीजिएगा? कभी नहीं बना सकते हैं, नहीं बन सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होता है वो बात हमने आपको बताया है। और एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हां या ना? हां ना? आगे अभी तो हम क्वेश्चन बताने लगे थे कि एमसीक्यू का मतलब ई होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आइए पुनः, अब देखिए बाबू, आपको चौथा काम जो करना है, एक तो पहला सिलेबस को समझना है, पहला सिलेबस को समझना है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा सिलेबस को पूरा पढ़ना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और तीसरा, पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू को भी देखते रहना है, ताकि आइडिया आता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमें और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा आइडिया हमको लगता रहे। इसी वजह से दोनों को साथ में लेकर चलना है। तीसरा, एक बात बताइए, हम बैट्समैन हैं, हमको परसों मैच खेलना है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, मतलब उसमें अगर हम खेलेंगे हम जीतेंगे तो हमको लाखों रुपया मिलेगा। परसों मैच है, हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे? और हम जो प्रैक्टिस करेंगे, कौन चीज का प्रैक्टिस करेंगे? बैटिंग। हम बैट्समैन है तो हम बैटिंग का प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई बॉलर है तो बॉलिंग का प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? अब देखिए ना, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, या सूर्य कुमार यादव को, या शुभमन गिल को, या वैभव सूर्यवंशी को, या कोई भी खिलाड़ी XYZ को, अब कितना का नाम ले, कोई भी खिलाड़ी, एनीबॉडी, उसको परसों या तरसों 5 दिन बाद मैच खेलना है। जो बैट्समैन है, बैटिंग का वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेशन लगता है बैट्समैन का। बॉलर का भी प्रैक्टिस सेशन लगता है। यस और नो? यस और नो? बोलिए। तो कुछ हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, हां या ना? आप ही लोग बताइए, बताइए आप लोग, क्या हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए? तो हम लोग करेंगे ना। सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे बाबू लोग, कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना? और जरूरी है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, दिक्कत है, और भारी दिक्कत है, और बहुत दिक्कत है। और प्रैक्टिस इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पर करेंगे, प्रैक्टिस इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। जब हमारे एग्जाम में इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमें प्रैक्टिस इन प्रश्नों पर करना चाहिए, हां या ना? बोलिए। तो टोटल बाबू सोना ये 4 प्रोसेस से गुजरना है। सिलेबस को समझना है, फिर सिलेबस पढ़ना है पीवाईक्यू के साथ साथ, और चौथा प्रैक्टिस भी करना है। तो ये पूरा चीज से जो है बाबू लोग आपको गुजरना होगा। अगर आप इतना बात मान लेते हैं, 6 घंटा सेल्फ स्टडी, पूरा सिलेबस, अनुशासन में रह करके, अनुशासन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और विश्वास का मतलब भी हम आपको समझा दिए। यस और नो? हां ना? अब आते हैं, और पहला क्लास से लास्ट क्लास कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। हमारे सब बात मानिएगा तभी रिजल्ट होगा। एको को बात नहीं मानिएगा, रिजल्ट नहीं होगा, रुक जाएगा, पक्का रुक जाएगा। अगर कोई एक बात बोले, वहीं से 10 को क्वेश्चन आ गया, तब रिजल्ट रुक ना जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो सब बात देखिए, इसी वजह से हम बोल रहे हैं,
अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अगर करना है तो पूरा करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। बात समझे कि नहीं समझी? अब आइए, अब हम आपको कैसे कैसे मदद करेंगे, हम आपको कैसे कैसे मदद करेंगे। हम यानी हम बिट्टू जहां सर। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा ही क्लास होगा, हर बैच की भांति इस बैच में भी शुरू में हम ही क्लास लेते हैं। मेरे कुछ दिन क्लास लेने के बाद, मेरे 2 या 3 दिन क्लास लेने के बाद बिट्टू झा सर एंट्री करते हैं, और बिट्टू झा सर के एंट्री के बाद तब जाकर के आलोक सर का एंट्री होता है, अन्य शिक्षकों का एंट्री होता है किसी भी बैच में। तो शुरुआती 2 से 3 दिन आपको हम ही को झेलना होगा। फिर उसके बाद हम और बिट्टू झा सर दोनों को झेलना होगा। फिर उसके बाद हम, बिट्टू झा सर और आलोक सर तीनों को झेलना होगा। समझे ना? तो हम आपको किस रूप में मदद करेंगे? हम पढ़ाकर मदद करेंगे, हम पढ़ा करके मदद करेंगे, पहला। दूसरा, हम आपका मार्गदर्शन करके मदद करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा प्रैक्टिस करवा करके मदद करेंगे। अब एक चीज देखिए, हम जहां तक देख पाए हैं, हम अध्ययन के लिए बहुत जगह गए हैं। हमने कुछ दिन दिल्ली में भी अध्ययन किया है, स्टडी, कुछ दिन कोटा में भी अध्ययन किया है, कुछ दिन पटना में भी अध्ययन किया है, कुछ दिन हमने रांची में भी अध्ययन किया है। इलाहाबाद में हमने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत वहां का अनुभव है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में बनारस और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में जो है कई सारे संस्थानों में 2015 से 17 तक जगह जगह जाकर हमने पढ़ाया है। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल है मेरा, 2015 से पढ़ा रहे हैं। अब बिट्टू झा सर तो मतलब जब वो 11th-12th में थे, 8वां 9वां 10वां को पढ़ाते थे, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। मतलब उनका कम से कम 15 साल का होगा, मेरा 10 साल है, उनका 15 साल का होगा टीचिंग एक्सपीरियंस। समझ गए ना? तो अब आपको पढ़ाएंगे किस रूप में? देखिए बाबू, हम जो पटना में बच्चों का माहौल देखते हैं, यहां के बच्चे सेट प्रैक्टिस पर, एमसीक्यू क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना ज्यादा चाहता है, जो हम यहां पर देखते हैं। क्या जी ऐसा है ना? बोलिए हां या ना। एकदम है, ऐसा ही है, और हमको ऐसा करना भी चाहिए। अब एक बात बताइए, हमको करना है बैटिंग, अरे इतना पढ़ाए हैं इधर, मेरा अतरी सब दर्द करता है बोलते बोलते। अतरी समझते हैं? यही सब दर्द करता है पढ़ाते पढ़ाते, समझे? अभी रेस्ट कहाँ है? 14 तारीख तक कोई रेस्ट ना है, समझे? दिनों पढ़ाते हैं, रातों पढ़ाते हैं, सुबहों पढ़ाते हैं, शामों पढ़ाते हैं, ठीक है? अभी पूरे भारतवर्ष में हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? आप पता कर लीजिएगा, समझे? जितना घंटा हम पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? जो यहाँ का रेगुलर छात्र है उसको पता है ये बात। हम एक दिन में 14 से 15 घंटा पढ़ाते हैं, अभी 14 से 15 घंटा, 5-10 घंटा नहीं, 14 से 15 घंटा पढ़ाते हैं। खैर, क्यों पढ़ा पाते हैं पता है? आपका एक विश्वास है, आप हमसे जुड़ते हैं तब ना पढ़ा पाते हैं। तो आपका एक भरोसा और विश्वास है, उस वजह से 14 से 15 घंटा हम पढ़ा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बाबू जानते हैं? जैसे अगर आपको किसी भी काम को करने में मजा आएगा ना, उसमें भूख प्यास नींद चैन सब खत्म हो जाता है। हमको सबसे आनंद आता है पढ़ाने में, तो इसमें मेरा भूख प्यास नींद चैन सब खत्म हो जाता है। जैसे आप लोग बाबू अभी जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था से हम गुजरे हैं। इस अवस्था में जानते हैं बाबू क्या अच्छा लगता है, कौन चीज में सुख चैन मिलता है? अभी ठंडा का मौसम है, एकदम कम्बल के नीचे बड़ी आनंद आता है। कोई अगर खाना बना के दे दे, मुंह में खिला दे, तो वो बढ़िया है, पानी उनी भी नहीं छूना पड़े। और दूसरा, आप बाबू जिस अवस्था में हैं,
इस अवस्था में गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर गप लड़ाने में जो मजा है ना, उसमें जो आनंद है ना, वो कोनो चीज में ना है। जब आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठ करके छर्रा लड़ाते हैं, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, समय पता चलता है? लगता है समय कितना जल्दी गुजर गया, नहीं लगता है। लेकिन वो क्षणिक खुशी है। वो क्या है? क्षणिक खुशी। और बाबू हमेशा क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागना है। क्षणिक खुशी के पीछे भागना है परमानेंट खुशी के पीछे। परमानेंट खुशी कैसे मिलेगा? जब हम सूर्योदय से पहले उठेंगे, रूम पर बैठ करके 4 से 5 घंटा सुबह में पढ़ लेंगे, 1 से 2 घंटा रात में पढ़ लेंगे, उससे मिलेगा वर्दी, उससे मिलेगा परमानेंट खुशी, उससे लगेगा हमर ब्याह, लेंगे हम तिलक, करेंगे शादी और फिर गुजारेंगे गृहस्थ जीवन अपनी पत्नी के साथ। फिर कम्बल के नीचे ही खाना पानी सब आ जाएगा, समझो। तो परमानेंट खुशी ये है। तो परमानेंट खुशी पाने के लिए अभी तपना होगा। नए उठने का मन है तैयो उठना होगा। तो पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेना है मेरा बाबू सोना, पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेना है। और एक बात सुनिए, मेरे पिताजी किसान, सिपाही दरोगा का तैयारी किसान का बाल बच्चा करता है। सच ये है, सिपाही का तैयारी तो एकदम किसान का बाल बच्चा करता है। 90% किसान का बाल बच्चा सिपाही का तैयारी करता है। हम भी किसान का बाल बच्चा थे, इसी वजह से जनरल कंपटीशन में जब आए तो सबसे पहले सिपाही का तैयारी की। तो किसान बहुत मेहनत से पैसा कमा करके देता है, बहुत मेहनत से। और किसान उतना पढ़ल लिखल नहीं होता। मेरे भी बाबूजी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं है। किसान अपने बच्चा को पैसा दे सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। अगर हमको सही मार्गदर्शन मिलता, नो डाउट इतना मेहनत करने की क्षमता है, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर बन जाते। लेकिन पैसा तो हमारे गार्जियन ने हमें दिया, लेकिन गार्जियन ने मार्गदर्शन नहीं किया। क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें नहीं बताया। अगर कोई मार्गदर्शक हमें अच्छा मिल जाता, नो डाउट हम भी कुछ बेहतर करते। उतना भी नालायक नहीं है। 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाते हैं, अगर इतना नालायक होते तो 14-15 घंटा पढ़ा नहीं पाते, समझ गए ना। तो हम यही कहेंगे, यहां पर अधिकतर किसान का बाल बच्चा होगा, चाहे आप बोलिए या ना बोलिए, हम ही सर्वे करवा चुके हैं, समझ गए ना। और मेरे यहां मेरे पिताजी किसान, ज्यादातर किसाने का बाल बच्चा आता है, हमको पता है ये बात, समझ गए ना। तो होता क्या है कि हम लोग गांव से आते हैं, जैसे आप गांव से आए, खुला पंछी हो जाते हैं, एकदम तैरने लगते हैं, खुली हवाओं में सांस लेने लगते हैं। सुबह में 12 बजे सो करके उठते हैं, दोस्त के साथ गप लड़ाते हैं। तो बाबू सोना ये सब काम नहीं करना है, ये सबसे क्षणिक खुशी मिलेगा। परमानेंट खुशी के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा। और सुबह का पढ़ाई बाबू सोना जानते हैं, देखिए बात समझिए, ये चीज हम जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे ना, तो एचसी वर्मा सर का एक सेमिनार हम किसी आईआईटी में अटेंड किए थे। एचसी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, लंबा लंबा बाल रख ले, फिजिक्स के बादशाह, फिजिक्स के वर्तमान समय के पितामह एचसी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। उनका एक सेमिनार हम अटेंड किए थे जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। उनका एक लाइन इतना शानदार था कि हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में आज भी है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया। उन्होंने क्या कहा बाबू जानते हैं? उन्होंने कहा बच्चा बच्चा 4 बरस 5 बरस का बच्चा, उसको सिखाइएगा ना, कहिएगा बोलो बाबू मामा, तुरंत वो पकड़ लेगा मामा। उसको लिखाइएगा, तुरंत वो लिखना सीख लेगा। तो एचसी वर्मा सर ने कहा
बच्चा होता है ना, बच्चा का दिमाग जो होता है खाली स्लेट की तरह होता है। बच्चा का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें जितना लिखना चाहे, जो लिखना चाहे, जहां से लिखना चाहे लिख लीजिए। ये खाली स्लेट, यहां से लिखना है यहां से लिखेंगे, यहां से लिखना है यहां से लिखेंगे, बीच से लिखना है यहां से लिखेंगे, इधर लिखना है यहां से लिखेंगे। तो बच्चा का दिमाग खाली स्लेट जैसा होता है। फिर एच सी वर्मा सर ने आगे कहा कि जब कोई भी बच्चा रात को खाना खा करके सोता है या छात्र खाना खाकर सोता है, और जब वो सुबह में उठता है, एक तो खाना खा करके सोया है, सुबह में जब उठता है एनर्जी पूरा होता है उसके पास, एनर्जी पूरा होता है उसके पास। और सुबह के समय में माइंड भी खाली स्लेट जैसा होता है, सुबह के समय में माइंड भी खाली स्लेट जैसा होता है। और सुबह में जब आप पढ़ते हैं तो चीजों को आप जल्दी गेन कर पाते हैं, क्योंकि माइंड पूरा खाली है। सुबह में जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 4 घंटा सुबह में उठ करके बाबू लोग जरूर पढ़िए। आप मेरी बात मानिए, आप हम पे विश्वास कीजिए, हम किए हैं ये काम, और हम जो भी बोल रहे हैं आज अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं बाबू। सुबह में उठ करके पढ़िए, सुबह में पूरा एनर्जी रहता है आपके शरीर में, क्योंकि रात में आप खाना खा करके सोए, पूरा एनर्जी से लबालब रहते हैं आप। इसके बाद जो है दिमाग पूरा खाली रहता है, सुबह सुबह पढ़ते हैं तुरंत गेन कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे दिन बीतता है, सब लोग लॉज में रहते होंगे, गर्ल्स हॉस्टल में रहते होंगे, गर्ल्स लॉज में रहते होंगे, जैसे सुबह धीरे धीरे बीतेगा, 8 बजेगा कुछ लोग उठेगा, 9 बजेगा कुछ लोग उठेगा, फिर कोई इधर ढन मनाएगा, कोई कुकर चढ़ाएगा सिटी सी, कोई गाना बजाएगा, तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। क्या लॉज में और गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा होता है, हां या ना? हां या ना? और जब हम देखते हैं गाना बजा रहा तेरी आंखों की दरिया का, दिमाग में ई हो गया, सी दिमाग में ई हो गया, फिर अन्य चीज दिमाग में गया तो दिमाग भरा। जैसे जैसे दिन गुजरा, सुबह 9-10 बजे ही हुआ, फिर उसके बाद 12 बजे रूम से बाहर निकले, मार्केट आए, मार्केट में रंग बिरंग का चीज देखे, वो बात दिमाग में गया, सब्जी लेकर के रूम पे गए, सब्जी बनाना शुरू किए, यो सब बात दिमाग में गया। फिर तब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में तो जो मार्केट में गए थे रंग बिरंगा चीजों चल रहा है, काश मेरी हो जाती। फिर तेरी आंखों की दरिया का भी चल रहा है, कुकर का सीटीओ सी चल रहा है, तो क्या कंसंट्रेशन पूरा बन पाएगा? तो दिन का पढ़ाई अच्छा या सुबह का? तर्क के साथ बात है, हां या ना? एच सी वर्मा सर ने यह बात समझाया था, और वो लाइन, ये बात हम 2011-12 का बता रहे हैं, लगभग 15 साल होने चला है, 14-15 साल, हमको आज भी ये बात याद है। और उसके बाद इस चीज को हम अपने जीवन में अप्लाई किए, और आप विश्वास मानिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। संद्रो, अरे रखो वो सब, वो लव लेटर सब रखो, रखो। बात समझे कि नहीं समझे? सुबह में क्यों उठकर पढ़ना चाहिए, क्या आपको मालूम हुआ? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़िएगा ना? नहीं पढ़िएगा, हमको पता है, आई नो, पढ़िएगा और आप कीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा अपने जीवन में। ठीक है बाबू? तो अब देखिए, सुनिए, तो अब ये हो गया बाबू। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करवाएंगे, सुनिए, देखिए, अब हमको करना है ग्राउंड पर बैटिंग, तो प्रैक्टिस बैटिंग का करेंगे हम सुबह से शाम। लास्ट में हमको बनाना क्या है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। तो हम आपको बिहार पुलिस बैच में
बिहार पुलिस बैच में लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। कितना हजार प्लस? कितना कितना 15,000 प्लस। और हां, आपको आपको एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेशन पर संस्थान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मटेरियल अपलोड करेंगे, और ऑफलाइन वालों के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मटेरियल ऑफिस में होगा। ऑनलाइन वाले लोग अपना फोटोकॉपी के दुकान पे जाकर निकाल लीजिएगा, जो भी पैसा लगे। ऑफलाइन वाले लोग ऑफिस से ले लीजिएगा, जो भी उसका पीडीएफ कॉस्ट लगे, वो आपको अपना लेना होगा। अब आप सुनिए, तो आपको क्या करना है और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, थोड़ा समझिए। जानते हैं, ये तरीका हमको मेरा टीचर नम्मा में समझाया था, लेकिन हम उस तरीका को अपनाए नहीं। इसी वजह से ना आईआईटी निकला, ना यूपीएससी बीपीएससी निकला। लेकिन वो काम हम नहीं किए, इसी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। परंतु हम यह चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े हैं वो इस काम को करे, ताकि आप सफल हो जाए। भले हम नालायक निकम्मा रह गए, परंतु आप नालायक निकम्मा ना रहे, आप सफल हो जाए। समझ गए? तो क्या सुनिए, पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए, सुनिए। जैसे हम आपको, सुनिए ना, पूरी बात मेरी सुनिए ना, पूरी बात मेरी सुनिए, और पूरा एक सप्ताह डेमो कीजिए, उसके बाद कुछ भी डिसाइड कीजिएगा। समझे? देखिए बाबू, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे हम आपको शुरू किए 1857 की क्रांति। आपको हम सब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल देंगे। सब्जेक्टिव, सुनिए ना, है, सुनिए ना, समझिए ना, सब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल देंगे। आप घर पे, जैसे कल हम 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे, एक दिन पहले आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप घर पे आज रात में 1857 की क्रांति थ्योरी पढ़ के आइएगा। इस तरीका को अपनाना है प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीका को अपनाना है। आप एक बार अपनाइए ना, आप एक सप्ताह मेरे साथ ऐसे काम कीजिए ना, जो हम बोल रहे हैं वो आप कीजिए ना। देखिए आप में कितना मतलब बेहतर होता है, आपके जीवन में, पढ़ाई में कितना बेहतर होता है। 1857 की क्रांति का सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी हम अवेलेबल करवाए, आपको कल पढ़ाएंगे हम, आज रात में पढ़ लेना है, कल सुबह में आना है। कल जब हम आएंगे तो 1857 की क्रांति का 100 गो क्वेश्चन लेकर आएंगे, एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है, आप हमको कभी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए देखे हैं? नहीं देखें तो YouTube पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अभी आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, देख लीजिएगा। जब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसके हर चीज को डिस्कस कर देते हैं। और 1857 की क्रांति में 100 गो क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करवा करके पूरा 1857 की क्रांति के कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। और देखिए, आप अगर अभी से अगर अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हैं, एकदम सुबह से लेकर शाम तक बैटिंग का प्रैक्टिस करना है, अगर एमसीक्यू पर अभी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होगा? बताइए, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, आप बादशाह बन जाइएगा। तो तरीका यही अपनाना है, पहले थ्योरी दे देंगे, थ्योरी पढ़ के आइएगा। ऑब्जेक्टिव अगले दिन हम आर्ट पेपर का डिस्कस करेंगे, और बिट्टू झा सर जो है आपको साइंस पेपर का डिस्कस करेंगे। और आप पूरा एक सप्ताह जो तरीका हम बोल रहे हैं उस तरीका को आप अपनाइए, और देखिए जो जो बात हम बोले हैं आप ऊ काम कीजिए, उस तरीका को आप अपनाइए और देखिए। अब आपके मन में होगा ऑब्जेक्टिव बैच है, नहीं, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव बैच है, कंसेप्चुअल टारगेट बैच है बिहार पुलिस का, और एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है ये। और आप, हम बोले ना, विश्वास करना होगा, एक बार जो दिशा निर्देश देंगे उसको करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। विश्वास ही नहीं कीजिएगा ही नहीं तो फिर कैसे काम आगे बढ़ सकता है। तो आपको जो हमने तरीका बताया है इस तरीका को अपनाना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा। तरीका बता दिए, समझ में आया? तरीका समझ में आया? और बेस्ट तरीका होगा बाबू, आप एकदम बेस्ट होगा, बेस्ट मतलब बेस्ट होगा, और इसका प्रभाव एग्जाम हॉल में आपको दिखेगा।
आपको एक सप्ताह डेमो इसलिए दिए हैं ताकि आप सब चीज को समझ लीजिए। आप एक सप्ताह आराम से डेमो कीजिए, हर चीज को समझिए, उसके बाद फिर जो करना होगा कीजिएगा। ठीक है बाबू, तो हम इस रूप में आपको मदद करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी बात हम आपको समझाए ही हैं। आपको पहला अनुशासन में रहना है, मतलब डेली क्लास करना है, टेस्ट देना है, मॉक लगाना है, पीवाईक्यू करना है, होमवर्क करना है। दूसरा, कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करना है। तीसरा, सिलेबस पढ़ते हुए पीवाईक्यू को जरूर देखते जाना है। ये सब काम आपको करना है। इसके बाद अब देखिए बाबू, आप बिहार पुलिस में स्टेप क्या गो है, 2। पहला रिटेन और दूसरा फिजिकल। रिटेन, अगर हम रिटेन की बात करें, रिटेन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रिटेन की बात करें तो रिटेन क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी रिटेन में पास होना जरूरी है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे 30% मार्क ले लिए, पास कर गए ना। ऊपर से जो टॉप लोग होते हैं पास वही होता है, ऊपर से जो टॉप लोग होते हैं पास वही होता है। तो रिटेन में पास करना है। रिटेन का मार्क मेरिट में नहीं जुटता है, रिटेन का मार्क मेरिट में नहीं जुटता है, लेकिन रिटेन पहला दरवाजा है। इस दरवाजा को आप क्रॉस कीजिएगा तभी आप फिजिकल में जा पाइएगा। तो पहला दरवाजा यही है। अब कौन लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भर पाएगा, वैसा लोग जो इंटरमीडिएट पास है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र है, इंटरमीडिएट पास है किसी भी बोर्ड से, या उसके समकक्ष का उसके पास कोई भी डिग्री है, इंटरमीडिएट के समकक्ष का उसके पास कोई भी डिग्री है, वो बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकता है, बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकता है। इसके बाद जनरल कैटेगरी के लोगों का जहां तक सवाल है, 18 से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण राजपूत, जनरल कैटेगरी के लोगों का जहां तक सवाल है, उनके बिहार पुलिस में फॉर्म भरने का उम्र सीमा है 18 वर्ष से 25 वर्ष। ओबीसी 18 से 27, एससी एसटी 18 से 30, एससी एसटी 18 से 30। इसके बाद जनरल कैटेगरी तथा हर वर्ग के लोगों, हर वर्ग के लड़की का हाइट होना चाहिए कम से कम 155 सेंटीमीटर। लड़की एससी एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, कोई भी हो, उसका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत लड़की का हाइट कम होता है, जिसका हाइट कम होता है उसको नहीं तैयारी करना है, बेवजह का अंतर छटेंगे ही। और जब हम जान रहे हैं कि अंतर हम छटेंगे ही, फिर क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरी बात, लड़की का वेट, लड़की सब वेट में भी छटती है, लड़की का वेट कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। नहीं है तो अभी से, अगर 40 के आसपास है, अभी से खाइए पीजिए, और 2-3 चीज खूब खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, केला खाइए, घी दूध केला काजू, घी दूध केला काजू, घी दूध केला काजू। और घी होना चाहिए घर का, गांव का, गांव से मंगाइए घी, गांव से मंगाइए घी, समझे ना। तो ये 4 चीज खाइएगा, आपका वेट एकदम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कोई ट्रेनर क्या बोलेगा, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए आप, जिसका वेट ना है वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे सुनिए। अब आपको रिटेन जब निकल जाता है तो आपका फिजिकल होता है। तो अभी अभी जो है बाबू लोग सुनिए, हम आपको क्या बोले थे, मजा कब है, मजा तब है जब मेरिट बन जाए, उससे पहले कोई मजा नहीं है, मजा मेरिट बनने के बाद है। और हां, एगो सलाह हम आपको देना चाहेंगे। ऐसे तो आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है। जब मेरिट बन जाए तो खूब एक्साइटेड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मेरिट नहीं बनता है बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। और दूसरी बात, बहुत लोग डॉक्यूमेंट में भी छटाते हैं, जब तक नौकरी नहीं होता है हर बरस ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण चाहिए, हर वर्ष ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए। ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं एनसीएल हर वर्ष बनाइए, जब तक नौकरी नहीं होता है, नहीं तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस की वजह से आप छट भी जाते हैं। तो अभी आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस ये सब बना करके रखना है, ताकि जिस भी वर्ष का मांगेगा उस वर्ष का हम एनसीएल ईडब्ल्यूएस दे सके। इस भी बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नहीं ना आया है, अभी नोटिफिकेशन नहीं ना आया है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा
तो फिर स्टूडेंट अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर देगा। कौन चीज पर कर देगा? पढ़ाई पर। कौन चीज पर? पढ़ाई पर। फिर वो फिजिकल नहीं कर पाएगा। और जानते हैं बाबू, बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है, बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है वह फिजिकल के मार्क्स पर। बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के मार्क्स पर बनता है। और फिजिकल में 3 इवेंट होते हैं, 3 इवेंट, 3 इवेंट होते हैं फिजिकल में। रनिंग, गोला, हाई जंप। रनिंग में 50 मार्क, गोला में 25 मार्क और हाई जंप में 25 मार्क। हाई जंप में 25 मार्क। तो रनिंग 50, गोला 25 और हाई जंप 25, टोटल 100 मार्क। टोटल 100 मार्क है। हाइट 155, हाँ हाइट तो लेता है 155 है बऊ की। वो सब तब तो कहिएगा लड़का सबका चेस्ट लेता है, तब तो 5 हो जाएगा। नहीं ठीक है, ठीक है, वो सब सब्सिडरी है बाबू, वो सब सब्सिडरी है। अब वेट, तब तो 6 गो 7 गो हो जाएगा। मेन इवेंट 3 है, 3 इवेंट पर मार्क मिलता है बाबू। सोना मेरा हीरा मोती, जो मार्क मिलता है ना 3 इवेंट पर मिलता है। रनिंग 50, हाई जंप 25, गोला 25, 100 मार्क। बैठिए ना, बैठिए। अब रेयर गियर लगाइएगा, जो सही है हम वही ना बोलेंगे, आपके रेयर गियर में हम गलत थोड़े बोल देंगे। ठीक है, तो अब अन्य इवेंट भी होते हैं, जैसे हाइट होता है, वेट होता है, चेस्ट होता है। तब वो सब गिनिएगा, तब तो 6 गो 7 गो इवेंट हो जाएगा। तो इस उस सब इवेंट में मार्क नहीं ना जुटता है बाबू, उस सब इवेंट का मार्क नहीं जुटता है। हाँ वो सब पास होना जरूरी है, वो सब आपका हाइट होना चाहिए, उसका मार्क नहीं जुटता है। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, सुनिए आप। तो अब सुनिए, तो हम क्या कहना चाह रहे थे यहां पर पता है? शुरू में जो हम बोले थे, मजा तो तब है जब शरीर पे वर्दी लग जाए, आधा अधूरा में मजा नहीं। ठीक है, तो अब एजे आपके नहीं गेटो पास ना है, मेरिट में नाम आ जाए तब मजा है। बहुत गेट पास वाला का मेरिट में नाम नहीं आएगा है? बहुत का नहीं आएगा। बहुत, अब जो भी गेट पास लेकर के आई है या आएगा, सबका थोड़े बाबू हो जाएगा। कुछ लोग मेरिट में तो छटेंगे ना, कुछ लोग मेरिट में छटेंगे ना, बोलिए ना हाँ या ना। कुछ लोग मेरिट में छटेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप पास हो जाइएगा, मार्क उतना होगा तो जरूर आप पास होइएगा। हम तो चाहेंगे आप पास हो जाए, ठीक है। हमारा तो एक विद्यार्थी बढ़ जाएगा रिजल्ट में, हम तो यही चाहेंगे सब विद्यार्थी मेरा पास हो जाए। हमको, हम जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिखा सके, क्या जी, हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि मेरा सब विद्यार्थी पास हो जाए, समझे। सुनिए बाबू, तो हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए ना बाबू, सुना सुनिए ना। जानते हैं अभी तो ठंडा का मौसम है, लेकिन 15 तारीख के बाद ठंडा कम होगा। और देखिए अभी फिजिकल में गलती से सीखना चाहिए बाबू लोग। सुनिए, हम जो बोल रहे हैं सुनिए, आज बड़े भाई होने के नाते बात कर रहे हैं, कल से मास्टर होने के नाते बात करेंगे। आज सुन लो बढ़िया से सब बात। देखिए बाबू, जानते हैं अभी 19,838 वाला फिजिकल जब कर रहा था लड़का लड़की, पूछिएगा कितना परेशानी हुआ। क्यों परेशानी हुआ? गांधी मैदान कभी बंद करने का आदेश, कभी खोलने का आदेश, कभी कोई प्रोग्राम। अभी 26 जनवरी फिर गांधी मैदान बंद। तो फिजिकल में बहुत तकलीफ हुआ है लड़का एवं लड़की को। पता है आपको ये बात? जो आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी 19,838 में फिजिकल दिया, उससे पूछिएगा कितना परेशानी हुआ। तो हम क्या चाहते हैं पता है बाबू? हम ये चाहते हैं आपका अंतिम रूप से रिजल्ट हो। तो जब तक वैकेंसी नहीं आता है तब तक सप्ताह में 7 दिन में से कम 3 से 4 दिन ग्राउंड जाइए। शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, मजा है जब वर्दी शरीर पर लग गया तब, अंतिम रूप से। और मेरिट कौन बनाएगा? फिजिकल का क्या बनाएगा? मेरिट कौन बनाएगा? फिजिकल का मेरिट कौन बनाएगा? तो फिजिकल में जितना ज्यादा मार्क होगा। और एक बात सुनिए, हम क्या चाहते हैं, अगर मेरा अपना भाई हमसे पूछता, एकदम मेरा सगा,
वो पूछता कि हमको बिहार पुलिस बनना है अभी, हम क्या करें? हम उसको बोलते कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ो, या फिर दौड़ने के बाद अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाता है तो ऐसा करो, सप्ताह में 4 दिन खूब पढ़ो, 3 दिन खूब दौड़ो, सिर्फ दौड़ो, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं, सिर्फ दौड़ो। हम दौड़े हैं, हम दौड़ में फेल हुए हैं, उस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। जीवन में असफलता ही असफलता हाथ लगा है बाबू, ठीक है। जितना गम हमने झेला है, जितना धोखा हमने झेला है, उतना आप नहीं झेल पाइएगा, समझे? तो कहने का मतलब बाबू ये है, सुनिए ना बाबू सोना। तो अगर मेरा एकदम, आप सब लोग मेरी बहन जैसी है, आप सब लोग मेरे भाई जैसे हैं, छोटे भाई छोटे बहन जैसे हैं, आप सब लोग, हम ये कहेंगे कि अभी अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उसके पीछे भी तर्क है। अगर आप रनिंग बना लिए ना, जैसे आपका रनिंग हो गया ना, रनिंग अच्छा हो गया ना, पूरा आपका बॉडी जो होता है ना फैल जाता है, एक प्रकार से बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाता है, जैसे जीन्स, जैसे हम जो जीन्स पहने, हाँ ये स्ट्रेचेबल है, देखिए हम कितनों कुछ कर लेंगे, ये कुछ नहीं होगा, एकदम स्ट्रेचेबल है जीन्स, समझ गए? और एक बात आप जानिए, अगर आपका बॉडी स्ट्रेचेबल है, हाई जंप में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है, एकदम नहीं दिक्कत हो सकता है। और अगर आपका रनिंग अच्छा है, रनिंग अच्छा कर लिए, तो आप विश्वास मानिए कि आपके बॉडी में ताकत आ जाता है, फिर गोला में भी आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। तो हम ही चाहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, खरमास के बाद, 14 जनवरी के बाद दौड़िए, कम से कम सप्ताह में 3 दिन। अगर फाइनल रिजल्ट लेना, फाइनल वर्दी लेना है, और उसके पीछे तर्क है, फाइनल वर्दी मिलेगा फिजिकल के, और सबसे ज्यादा मार्क कहां है? रनिंग में। रनिंग में 50 मार्क, रनिंग में कम से कम 30 मार्क लाना ही होगा। जो रनिंग में 30 मार्क नहीं लाएगा उसका मेरिट नहीं बनेगा, एकदम खुल्लम खुल्ला बात, लड़की या लड़का जो भी हो, कम से कम 30 हम बोले, हम ज्यादा नहीं बोले, कम से कम 30, बात समझे बाबू? और हमको क्या लेना? फाइनल रिजल्ट। क्या लेना है? तो बताइए, दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए? बोलिए, नहीं दौड़ना चाहिए। और हम हर बात तर्क के साथ किए हैं, नहीं किए हैं? बोलिए, नहीं किए हैं? है? हर बात तर्क के साथ किए हैं, समझे? जो दिशा निर्देश दिए हैं मानिएगा, मान लीजिए, बड़ा भाई का आदेश, और बड़ा भाई बाप समान भी होता है, समझे ना, पिताजी के समान। तो और देखिए, एगो प्रसंग हम बता रहे हैं, और ये सलाह हम पिछले दिनों दरोगा बैच में भी ये कह करके दिए कि ठीक है, हम पुरुष हैं, हम मेल हैं, लेकिन एक प्रसंग है महाभारत में, दुर्योधन की मां गंधारी और दुर्योधन के बीच का प्रसंग है। जब यह तय हो गया कि युद्ध होना है, तो गंधारी अपने पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र गंधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को बुलाकर समझाई। गंधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को बोली, हे पुत्र, लालच और क्रोध को त्यागो तुम। हे पुत्र, लालच और क्रोध को त्यागो तुम में लालच है कि नहीं? पूरा पूरा भूभाग हम ही को चाहिए, पूरा राज हम ही को चाहिए, ये तुम्हारी लालच है पुत्र, लालच को त्यागो तुम, और तुम पांडवों के साथ मिलो, युद्ध मत करो, युद्ध विराम कर दो, शांति की घोषणा कर दो। और पुत्र, तुम मेरी बात मानो, अगर तुम पांडवों के साथ मिलकर रहोगे, पूरा पृथ्वी पर तुम राज करोगे, लेकिन अगर तुम पांडवों के साथ मिलकर नहीं रहोगे, तुम्हारा भी विनाश होगा और युद्ध में तुम्हारी हार होगी।
और दुर्योधन बड़ी क्रोधी था, तुरंत गुस्सा आता था उसको। गंधारी बहुत समझाई, लेकिन दुर्योधन कहा ना, अगर हम युद्ध शांति विराम की घोषणा करेंगे तो लोग हमें कायर कहेगा, इतिहास हमें कायर के तौर पर याद करेगा। फिर गंधारी समझाई, नहीं पुत्र, तुम कायर के तौर पर नहीं याद किए जाओगे। फिर आगे का भी बहुत प्रसंग है। तो लास्ट प्रसंग ये है, गंधारी की बात को अगर दुर्योधन मानता, जो कि दुर्योधन ने नहीं माना, महाभारत में लिखा हुआ है ये बात, अगर गंधारी की बात को दुर्योधन मानता तो दुर्योधन पूरे पृथ्वी पर राज करता। लेकिन दुर्योधन ने अपनी माता गंधारी के बात को नहीं माना, जिस वजह से दुर्योधन का पतन हुआ। तो आप हमको जो समझिए, मां समझिए, भाई समझिए, जो समझिए, दोस्त समझिए, शिक्षक समझिए, मार्गदर्शक समझिए, आप मेरी सलाह मानिए। और बहुत पढ़ने पढ़ाने के बाद इतना हम सलाह दे रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद हम इतना सलाह दे रहे हैं। आप विजयी होइएगा और आप विश्वास मानिए, आप जहां आए हैं ना, हम आपको हारने नहीं देंगे। और हम आपको सिर्फ रिटेन नहीं निकलवाएंगे, रिटेन के साथ साथ इस बैच के जो भी लड़का लड़की होंगे, रिटेन के फी में ही फिजिकल की भी तैयारी हम करवाएंगे। रिटेन के फी में ही रिटेन और फिजिकल दोनों की तैयारी करवाएंगे। अंतिम में वर्दी तक देकर के हम आपको भेजेंगे। आप लास्ट लाइन हम यही बोलेंगे आज, आप मेरी सलाह को मानिए और एक बार विश्वास कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको जीवन में हारने नहीं देंगे, जिताएंगे हम आपको, ठीक है। और जीत आपकी अवश्य होगी, लेकिन जो भी बात आज बोले हैं उसको मानिएगा, तो ऐसे नहीं। शर्तें लागू, टर्म एंड कंडीशन। और टर्म एंड कंडीशन बाबू सोना यही है कि जो भी आज समझाए हैं सब बात को मानना है। अब सुनिए, अब इसके बाद आज तो पूरा समझा दिए एग्जाम के बारे में, कुछ समझ में आया? सब धागा धागा खोल दिया हर चीज का, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं ना है? और डाउट रहेगा फिर तो क्लास, अब आप लोग आ रहे हैं तो फिर तो आगे हम लोग समझेंगे ही, ठीक है ना। सोमवार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले सोमवार को सिलेबस को थोड़ा समझेंगे। अब बाबू लोग हमसे आप कह दीजिए कि हमसे क्या पहले पढ़िएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्या है? अच्छा, मतदान करवा दे। हिस्ट्री कितने लोग चाहते हैं? गिराइए हाथ। पॉलिटी गिराइए हाथ। ज्योग्राफी वाला कम है। हिस्ट्री, ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। बिट्टू झा सर बायोलॉजी, क्या हम हिस्ट्री और बिट्टू झा सर को बायोलॉजी देते हैं? ठीक, तो सोमवार से हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वालों के लिए आज से कल तक में एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे और ऑफलाइन वालों के लिए जो है कल से ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, आकर के आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। और ताकि आप परसों पढ़ के आइएगा, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेना है। सब्जेक्टिव घर से पढ़ के आना है, ऑब्जेक्टिव यहां डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्टिव जब आप घर से पढ़ के आइएगा ना, तो यहां पर जब डिस्कस करेंगे ना, तो आपको बात सटासट समझ में आएगा, बात फटाफट समझ में आएगा, एकदम तुरंत समझ में आएगा। 1 वीक डेमो है, 1 वीक डेमो करना है। और सुनिए, आज शुक्रवार ना है, शुक्रवार को सामान्य तौर पर हम बैच शुरू करते हैं और भगवान शिव का दिन है सोमवार, भगवान शिव, वहां से शुरू करेंगे पढ़ाई, ठीक ना। तो सोमवार, कल परसों क्लास आपका नहीं है, कल और परसों क्लास आपका, हम लोग पढ़ाई करेंगे कब से? सोमवार से। क्या तारीख से? 12 तारीख से। सोमवार क्या तारीख से? सोमवार क्या तारीख से? 12 तारीख से, ठीक ना। फिर 12 तारीख से हम लोग ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है बाबू लोग। तो हम लोग मिलते हैं सोमवार को, सोमवार को मिलते हैं। धन्यवाद।